स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों खबर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को तो देखते हैं, यानी कि पूरी खबर देखते हैं, लेकिन आप चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में अगले 48 घंटे तक कड़ाके के ठंड और घने कोहरे का असर बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 7 जनवरी तक चेतावनी जारी कर दी है। जब पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में घना कोहरा छाने की संभावना है। कई जिलों में पारा 6 से 12 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत की उम्मीद नहीं है। यही हाल सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, वहीं पर सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर का रहने वाला है। दोस्तों यूरोप दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी में बड़े बदलाव की तैयारी में हैं। जहां चुनावी हार के बाद अब वे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जहां सबसे पहले पारिवारिक एकता का संदेश देकर के संगठन को मजबूत करने की कोशिश होगी। जहां सूत्रों के मुताबिक प्रदेश से लेकर के पंचायत स्तर तक संगठन में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को हटाने और भीतरघात करने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत हैं। तेजस्वी यादव पंचायत चुनाव 2026 को अगले राजनीति की नींव मान रहे हैं। इसी के जरिए वे जाति और फिर सामाजिक समीकरण साध करके अगले 5 साल का पूरा गेम सेट करना चाहते हैं। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सस्पेंस खत्म हो गया है। पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार ने साफ कर दिया है कि आगामी पंचायत चुनाव में परिसीमन नहीं होगा और चुनाव जनसंख्या के आधार पर ही कराए जाएंगे। जब मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि पंचायतों की संरचना में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव संभव है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। जब मंत्री के इस बयान से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों बिहार में कड़ाके के ठंड और फिर गिरते तापमान को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे बच्चों और फिर अभिभावकों को राहत मिली है। आदेश के मुताबिक 7 जनवरी 2026 तक प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और फिर कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। जब पूर्णिया जिले में डीएम अंकुश कुमार ने सभी स्कूल और फिर आंगनबाड़ी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। कक्षा 8 से ऊपर की पढ़ाई सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक होगी। वहीं पर मुजफ्फरपुर में भी डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कक्षा 8 तक के स्कूल 5 से 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। दोस्तों जनवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो भी अभी निपटा लें, क्योंकि बैंकों ने 27 जनवरी 2026 को देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल 1 दिन की होगी, लेकिन उससे पहले 24 जनवरी को चौथा शनिवार, 25 को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। ऐसे में लगातार 4 दिन बैंक बंद रह सकते हैं। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 5 दिन का वर्किंग वीक लागू करने की मांग को लेकर के बुलाई है। यह यूनियनों का कहना है कि आरबीआई, एलआईसी और फिर सरकारी दफ्तर पहले से 5 दिन काम कर रहे हैं, इसलिए बैंकों में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पर अगर हड़ताल हुई तो फिर सबसे ज्यादा असर सरकारी बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा और फिर आम लोगों को परेशानी हो सकती है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन के समारोह में शामिल हुए। शकुनी चौधरी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता हैं। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की खुलकर के तारीफ की है और कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा रहे हैं और आगे चल करके बहुत आगे जाएंगे। जब सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वे हमेशा सम्राट चौधरी के साथ है। जब समारोह में सम्राट चौधरी ने अपने पिता के राजनीतिक और फिर सैन्य जीवन को याद किया और फिर मुख्यमंत्री समेत सभी नेताओं का आभार जताया है। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। दोस्तों साल 2026 की शुरुआत बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। बिहार में अलग अलग विभागों में 7 बड़ी भर्तियां शुरू हो गई है, जिनमें हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने हवलदार क्लर्क के 64 पद निकाले हैं, जिसमें 10वीं 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 65 स्पोर्ट्स ट्रेनर, 2809 जूनियर इंजीनियर, 911 वर्क इंस्पेक्टर और फिर पंप ऑपरेटर, 91 हॉस्टल मैनेजर और फिर 1114 वर्क इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 24,492 इंटर लेवल पदों पर भर्तियां निकाली है। कुल मिलाकर के बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का ये बड़ा और सुनहरा अवसर माना जा रहा है।
दोस्तों सर्दियों में पत्ता गोभी खूब खाई जाती है, आप भी खाते होंगे शायद, लेकिन सिर्फ वो पानी में भिगोना काफ़ी नहीं है। पत्ता गोभी की परतें में, जी हाँ, क्योंकि पत्ता गोभी की परतों में मिट्टी, छोटे कीड़े, बैक्टीरिया और फिर कीटनाशक छिपे रहते हैं जो पेट दर्द, दस्त और फिर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, विशेषज्ञों के अनुसार सबसे पहले पत्ता गोभी के 2 से 3 बाहरी पत्ते निकाल दें, या फिर उसे 2 या फिर 4 टुकड़ों में काट दें और 10-15 मिनट तक नमक वाले पानी में भिगोएं। इसके बाद बहते पानी में 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धोएं और फिर अतिरिक्त पानी सुखा लें। जब सही तरीके से साफ की गई पत्ता गोभी ज़्यादा सुरक्षित होती है और स्वाद में भी बेहतर रहता है। जहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। दोस्तों बिहार में एनडीए सरकार बनने के करीब 2 महीने के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा में सहमति बन गई है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि इस विस्तार में कुल 9 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 6 जेडीयू और फिर 3 बीजेपी कोटे से होंगे। वहीं पर जेडीयू नए चेहरों और फिर सामाजिक संतुलन पर जोर दे रही है, जबकि बीजेपी भी उम्र, अनुभव और फिर क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रख करके बदलाव कर सकती है। इस विस्तार के बाद बिहार सरकार सब लगभग पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ काम करती नजर आएगी। दोस्तों ठंड के मौसम में नहाने का गलत तरीका ब्रेन हेमरेज और फिर स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अगर आप भी ठंड के समय में नहाते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। जाहिर सी बात है नहाएंगे ही, कभी न 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता पर तो नहाएंगे ही, या फिर रोज भी नहा सकते हैं। बहुत जी हाँ, दरअसल बात है कि पीएमसीएच के न्यूरो मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन कुमार ने बताया है कि सुबह ठंडे पानी से सीधे सिर पर पानी डालना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया है कि नहाते समय सबसे पहले पैरों पर पानी डालना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए। इससे शरीर को तापमान के अनुसार ढलने का समय मिलता है और ब्रेन हेमरेज का खतरा कम होता है। डॉक्टर के मुताबिक ठंड में चक्कर, सिरदर्द, वर्टिगो और चेहरे के लकवे के मामले बढ़ रहे हैं। बीपी और फिर शुगर को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर लकवा और फिर स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब सावधानी बरत करके ही ठंड में स्नान करें, यही सेहत के लिए सुरक्षित है। दोस्तों बिहार में कड़ाके के ठंड और फिर घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। जब पटना समेत कई जिलों में तेज पछुआ हवा चल रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। जब मौसम विभाग ने 28 जिलों में कोल्ड डे और फिर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंड के चलते कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 6 से 8 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। कोहरे का असर हवाई और फिर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। जब पटना एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द हो गई है और लेट हुई है, वहीं पर जबकि कई ट्रेनें देरी से चली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड और फिर कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस योजना में अब तक 19 लाख महिलाओं ने आवेदन कर लिया है, जिसमें 14 लाख शहरी और फिर 5 लाख ग्रामीण महिलाएं शामिल है। अब नए आवेदन बंद कर दिए गए हैं और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत हर पात्र महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी। वहीं पर शहरी क्षेत्र में महिलाओं के समूह बनाए जाएंगे, यानी कि ग्रुप बनाए जाएंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में जीविका के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की गई है। वहीं पर सरकार का कहना है कि सत्यापन के बाद जल्द ही महिलाओं को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने घुसपैठ और फिर बंगाल चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जब भागलपुर में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है और इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। विजय सिन्हा ने कहा कि बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त किया जाएगा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के केंद्र सरकार गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामलों पर और कड़े कानून बनाए जाएंगे और फिर आम लोगों की जमीन की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों तेजस्वी यादव के कथित विदेश दौरे को लेकर की बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने विधानसभा सत्र के दौरान उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग कर दी। बीजेपी मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है, ऐसे में ये साफ होना चाहिए कि तेजस्वी यादव कहां थे और फिर क्या कर रहे थे। जेडीयू ने भी उन्हें गैर गंभीर नेता बताया है। वहीं पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जनता के भरोसे पर खड़े उतरेंगे और फिर जल्द ही बड़े मुद्दों पर आंदोलन करेंगे। दोस्तों नालंदा में नकली तेल और कॉस्मेटिक का बड़ा भंडार पाया गया है। दरअसल बात है कि नालंदा के बेन थाना क्षेत्र में नकली तेल और कॉस्मेटिक के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। वही तेल जो आप तेल खाते हैं, जहाँ नकली तेल
बना करके बाजार में बेचा जाता है और आप उसको बड़े ही चाव से खाते हैं, जिसके आपकी सेहत पर सीधा बुरा असर पड़ रहा है। जब पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में नकली फॉर्चून रिफाइंड तेल और बजाज हेयर ऑयल जब्त किया है। बाजार इलाके में एक मकान को गोदाम बना करके नामी कंपनियों के नकली उत्पाद तैयार करके बेचे जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 16 टीन नकली तेल, 600 से ज़्यादा हेयर ऑयल के डब्बे, खाली टीन, रेपर और फिर स्टिकर बरामद किए हैं। इस मामले में मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर पुलिस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जब नकली सामान से लोगों की सेहत को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार में गन्ना मंत्री संजय पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए सरकार ने सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष कमेटी बनाई गई है। मंत्री ने बताया है कि इस फैसले से गन्ना किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा और फिर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को फिर से चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाया जाए। जब बांका जिले के अमरपुर में मंत्री के स्वागत के दौरान उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर जन समस्याओं की जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण के से मेडिकल लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 25 वर्षीय महिला की जान चली गई, जिसके पेट में 1.5 साल से 6 इंच लंबी सर्जिकल कैंची फंसी हुई थी। जब परिजनों के अनुसार महिला की डिलीवरी के दौरान मोतिहारी के एक प्राइवेट क्लिनिक में ऑपरेशन हुआ था। उसी समय डॉक्टरों ने गलती से कैंची पेट में ही छोड़ दी। जब महिला लगातार पेट दर्द से जूझती रही। वहीं पर हाल ही में एमआरआई जांच में सच्चाई सामने आई। जब कैंची निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन इलाज के कुछ घंटे बाद महिला की जान चली गई। वहीं पर परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और फिर पूरे मामले की जांच और फिर दोषी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले से जाली नोट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लखनऊ थाना क्षेत्र के गुनकपुर गांव में एक व्यक्ति ने नकली नोट देकर के भैंस खरीदी। पीड़िता अमेरिका देवी के अनुसार आरोपी ने 79,000 रुपये में भैंस का सौदा किया और 70,000 रुपये नकद दिए, जो बाद में जांच में जाली निकली। मामले की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि जाँच जारी है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार की लड़कियों को लेकर के विवादित बयान देने के बाद उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू मुश्किल में फंस गए हैं। मुजफ्फरपुर की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो गया है, जहां आरोप है कि एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि बिहार की लड़कियां 20 से 25,000 रुपये में शादी के लिए मिल जाती है। इस बयान को बिहार की महिलाओं और फिर संस्कृति का अपमान बताया गया है। जब मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी। बीजेपी और फिर आरजेडी समेत कई दलों ने बयान की निंदा की है। विवाद बढ़ने के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी भी मांगी थी। दोस्तों, बिहार के अरवल जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक की शादी बड़ी बहन से तय थी, लेकिन उसका दिल छोटी साली पर आ गया। जब मोबाइल पर बातचीत छोटी साली से शुरू हो गई और दोस्ती फिर प्यार में बदली और फिर दोनों ने एक घर से भाग करके शादी करने का फैसला किया। शनिवार को प्रेमी जोड़ा कुर्था थाना पहुंचा, जिसके बाद प्राचीन सूर्य मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी कर ली। खरमास के दौरान हुई इस शादी को लेकर के पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, होली से पहले ही बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। जहां 7 दिन पहले बुकिंग खुलते ही चंद मिनटों में कंफर्म टिकटों का कोटा खत्म हो गया है। जहां सप्त क्रांति, श्रमजीवी सत्याग्रह समेत कई प्रमुख ट्रेनों में टिकट रिग्रेट या फिर लंबी वेटिंग में पहुंच गए हैं। 1 और 2 मार्च की यात्रा के लिए किसी भी श्रेणी में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाएगी, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल होली पर घर जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए 20 नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। जहां इससे राज्य में यानी कि बिहार में करीब 125 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 1187 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जहां वहीं पर सरकार ने निवेशकों को प्लग एंड प्ले शेड के रूप में जमीन दी है, जिससे फैक्ट्रियां जल्द शुरू हो सकेगी। आईटी, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और फिर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में ये इकाइयां लगेगी। जब पटना, गया, पूर्णिया और फिर मुजफ्फरपुर जैसे जिलों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जहां पर नई फैक्ट्रियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनका विभाग दलालों से भरा हुआ है। यानी कि मंत्री खुद कह रहे हैं कि उनका विभाग दलालों से भरा हुआ है। भागलपुर में जनसंवाद के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इन दलालों का सफाया किया जाएगा। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईमानदारी से काम करें वरना कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग में दलालों की कोई जगह नहीं होगी। डिप्टी सीएम इन दिनों बिहार में जनसंवाद करके जमीन से जुड़े हुए मामलों का मौके पर निपटारा कर रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्त कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव के विदेश से लौटते ही आरजेडी में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। जहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन की गहन समीक्षा के बाद कुछ बड़े नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को लेकर के है, जिनकी कुर्सी पर खतरा बताया जा रहा है। तेजस्वी को लगता है कि संगठन कमजोर रहा और अनुशासन की कमी से पार्टी को नुकसान हुआ। जहां अब वे नए चेहरे को मौका देकर के राजद को 2029 की लड़ाई के लिए तैयार करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में राजद में बड़े फेरबदल से बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अकोला में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। जब बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान रैली में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जा रहा है कि समर्थक मंच की ओर बढ़ने लगे थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने भीड़ को लेकर रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। वहीं पर घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि एआईएमआईएम और फिर पुलिस की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, बिहार में सिपारा महोली एलिवेटेड रोड का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। इस सड़क के बन जाने से महोली से पुनपुन की दूरी अब सिर्फ 2.2 किलोमीटर रह गई है। करीब 1013 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये 4 लेन सड़क पटना, अरवल, जहानाबाद और गया जिलों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इस रोड से पटना से डुमरा का सफर, जो कि पहले 1.5 घंटे का था, अब सिर्फ 10 मिनट में पूरा होगा। एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक जाम कम होगा और फिर लाखों लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। पुलिस मुख्यालय ने हर जिले में टॉप 10 और टॉप 20 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली है। जब पिछले 15 दिनों में 4 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें कई इनामी बदमाश ढेर या फिर गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 227 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 29 इनामी अपराधी शामिल है। जब पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती और फिर रंगदारी में शामिल अपराधियों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। एसटीएफ और फिर जिला पुलिस से मिलकर के लगातार अभियान चला रही है। सरकार का साफ संदेश है कि बिहार में अपराध करने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, बिहार में किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार 6 जनवरी से 9 जनवरी तक विशेष महाअभियान चला रही है, जिसमें हर किसान की फॉर्म रजिस्ट्री आईडी बनाई जाएगी। इस दौरान पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे, जहां पर किसानों की ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जहां फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी अब कई सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी हो गई है। बिना आईडी के पीएम किसान जैसी योजना का लाभ भी रुक सकता है। जहां रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फिर जमीन के कागजात जरूरी होंगे। वहीं पर किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक या फिर हल्का कर्मचारी की मदद से ये प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं पर सरकार ने अपील की है कि सभी किसान समय पर ई-केवाईसी कराएं, ताकि भविष्य में किसी योजना का लाभ ना रुके। दोस्तों, बीजेपी नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और वहां जाकर के 20 बच्चा पैदा करे। नवनीत राणा ने ओवैसी पर संविधान का सम्मान न करने का आरोप लगाया है और उनकी नागरिकता रद्द करने की भी मांग की करती है। इससे पहले बच्चों की संख्या को लेकर के दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी हो चुकी है। अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान और तेज हो गया है। दोस्तों, बिहार में 8 भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त होगी। दरअसल बात यह है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। साल 2025 में 8 भ्रष्ट अधिकारियों और फिर जनप्रतिनिधियों की करीब 4 करोड़ 14 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें पूर्व मुखिया, इंजीनियर, न्यायिक अधिकारी, एसडीओ, फॉरेस्ट अधिकारी, टैक्स दारोगा और सीडीपीओ शामिल है। जहां स्वीकृति मिलते ही इन संपत्तियों को सरकार के अधीन ले लिया जाएगा। जहां निगरानी ब्यूरो ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों, बिहार में अब बिजली की गुणवत्ता और फिर सेवाओं की
नियमित निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी, जहां इससे बिजली कनेक्शन बिल शिकायत, नए पोल और वोल्टेज जैसी समस्या पर तेजी से कार्रवाई होगी। ईज ऑफ लिविंग के तहत यह देखा जाएगा कि तय समय में सेवाएं मिल रही है या नहीं। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। बिजली आपूर्ति, वोल्टेज और फिर शिकायतों का फॉलोअप ऑनलाइन डैशबोर्ड से मॉनिटर किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर और फिर निर्बाध बिजली सेवा मिल सकेगी। दोस्तों, बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है, जहां बिहार में आधुनिक टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है। जब प्रत्येक लैब की लागत करीब 4 करोड़ 85 लाख रुपए है, जिसमें से लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए सरकार अनुदान के रूप में देगी। वहीं पर इस तकनीक से कम समय में रोग मुक्त और फिर उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार होंगे, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और फिर किसानों की लागत घटेगी। इच्छुक लोग 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बिहार बागवानी निदेशालय की वेबसाइट पर किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश से लौट आए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पराडा का चश्मा और क्विक सिल्वर की टी शर्ट पहन करके बोटिंग करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मालदीव का है। इधर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में उनकी अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हार के डर से तेजस्वी विदेश चले गए थे। वहीं पर चर्चा है कि मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर निकल सकते हैं और पार्टी में बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर के बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शहरी और फिर ग्रामीण इलाकों में बकाया बिजली बिल रखने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है और फिर ये कई कनेक्शन काटे जा चुके हैं। बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि मुफ्त बिजली योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पुराना बकाया बिल पहले जमा किया जाएगा। जब बकाया नहीं चुकाने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार समय पर बिजली नहीं देने पर सालाना 18% ब्याज की भी लगता है बिजली बिल नहीं देने पर, जिससे बकाया रकम तेजी से बढ़ जाती है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द बकाया भुगतान करके योजना का लाभ लें। दोस्तों, बिहार की बहन बेटियों पर विवादित बयान देने को लेकर के कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम ने कहा है कि भाजपा नेता लगातार बिहार की महिलाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से लेकर के विधानमंडल तक विरोध करेगी। कांग्रेस ने मांग की है कि संबंधित मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके पति को भाजपा से निष्कासित किया जाए। राजेश राम ने आरोप लगाया है कि भाजपा की यही संस्कृति बन चुकी है और बिहार की बेटियों की अस्मिता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनका सोशल मीडिया पोस्ट। रोहिणी आचार्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो पुरुष स्त्री को नीचा दिखा करके खुद को ऊंचा समझता है वह वास्तव में मजबूत नहीं होता। उन्होंने समाज पर स्त्री को पापी बता करके अपने पाप छुपाने का आरोप लगाया है। इस पोस्ट को लोग राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। जब चुनाव परिणाम के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार और फिर राजनीति से दूरी बनाने की बात कही थी। उन्होंने राबड़ी आवाज छोड़ा और फिर बाद में तेजस्वी यादव और उनके करीबी लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर के आ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मान्य होगा, जबकि आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। केंद्र सरकार के लागू करने के बाद बिहार में भी नए वेतनमान और एरियर की घोषणा की जाएगी, जो 2029 से पहले मिल सकता है। बिहार में लाखों कर्मचारी और फिर पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि राज्य पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। जब वेतन आयोग लागू होने पर स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी और फिर उसी आधार पर बड़े वेतन और फिर एरियर का भुगतान होगा। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड पर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल बात है कि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आयुष्मान कार्ड के लिए आधार कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं है उन्हें नया कार्ड नहीं मिलेगा और पुराने कार्ड पर मिलने वाला मुफ्त इलाज भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ खतरे में पड़ सकता है। जी हाँ, धोखाधड़ी रोकने के लिए BIS 2.0
0 सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत आधार कार्ड से सख्त वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ ही AI की मदद से फर्जी और संदिग्ध कार्डों की पहचान की जा रही है। जब कई कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं जिनकी मेडिकल सुविधाएं तुरंत रोकी गई है। वहीं पर अब आयुष्मान कार्ड में नए परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ना भी आसान नहीं होगा। जब पूरे दस्तावेज और सही वेरिफिकेशन के बिना किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे गलत लोगों को मिलने वाला फायदा रुकेगा और फिर सही जरूरतमंदों तक योजना पहुंचेगी। अगर आपका आयुष्मान कार्ड आधार से लिंक नहीं है या फिर जानकारी अधूरी है तो फिर जल्द से जल्द eKYC पूरा कर ले। आप ये काम अपने मोबाइल ऐप या फिर नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर के कर सकते हैं, ताकि जरूरत के वक्त मुफ्त इलाज में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के मकान को लेकर के सियासत तेज हो गई है। यह मकान विधायक सांसद कॉलोनी कौटिल्य नगर में बन रहा है। जेडीयू ने इस निर्माण पर सख्त सवाल खड़े करते हुए जमीन के मालिकाना हक और फिर खरीद बिक्री की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। जेडीयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि ये जमीन किसकी है या किससे और फिर किसमें कितने में खरीदी गई है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव श्वेत पत्र जारी करें, नहीं तो फिर जेडीयू कागजात जुटा करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपेगी। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि अगर इस मामले में आवेदन आता है तो फिर जांच और कार्रवाई तय है। जब दूसरी ओर RJD ने इसे राजनीतिक मुद्दा बताते हुए पलटवार किया है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर 2026 में शब-ए बारात, रमजान और ईद कब है, इसकी तारीख क्या है। तो आपको बता दूं कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आने वाले महीने में मुस्लिम समाज के 3 बड़े और अहम मौके शब-ए बारात, रमजान और ईद उल फित्र एक के बाद एक पड़ने वाले हैं। ऐसे में लोगों के बीच इनकी तारीखों और फिर धार्मिक महत्व को लेकर के उत्सुकता बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं शब-ए बारात की। तो शब-ए बारात इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 14वीं और 15वीं रात को मनाई जाती है। 2026 में शब-ए बारात 4 फरवरी की शाम से 5 फरवरी 2026 की शाम तक मनाई जाएगी। हालांकि शब-ए बारात एक ही रात होती है, लेकिन 2 रात इसलिए बताई गई है क्योंकि यहाँ पर चांद पर तारीख निर्भर करेगा कि आखिर किस तारीख को पड़ने वाली है, 4 फरवरी को या फिर 5 फरवरी को। चांद दिखने पर तारीख में 1 दिन का फर्क संभव हो सकता है। शब-ए बारात के महत्व के बारे में अगर बात किया जाए तो इस रात को रहमत और मगफिरत की रात माना जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार इसी रात आने वाले साल के लिए इंसानों के अमल, रोजी और जीवन से जुड़े हुए फैसले तय होते हैं। लोग इस रात नमाज, दुआ, कुरान की तिलावत करते हैं और अपने मरहूम परिजनों के लिए दुआ करते हैं। अब सवाल है कि आखिर रमजान कब से शुरू होगा। तो रमजान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना माना जाता है जिसमें रोजे रखना फर्ज है। रमजान 2026 के बारे में अगर बात किया जाए तो 18 या 19 फरवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। चांद दिखने पर ही अंतिम तारीख तय होगी, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि 18 या 19 फरवरी 2026 से रमजान महीने की शुरुआत होगी। वहीं पर रमजान के इतिहास के बारे में अगर बात किया जाए तो रमजान वही महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ। इस महीने में रोजा रख करके इंसान संयम, सब्र और खुदा की इबादत करता है। सुबह से शाम तक खाने पीने से परहेज किया जाता है और गुनाहों से बचने की कोशिश भी की जाती है। वहीं पर ईद उल फित्र के बारे में अगर बात किया जाए तो ईद उल फित्र कब मनाई जाएगी। तो रमजान के पूरे होने के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद उल फित्र मनाई जाती है। ईद उल फित्र 2026 के बारे में अगर बात किया जाए तो 19 या 20 मार्च 2026 को ईद उल फित्र मनाई जाएगी, यानी कि रमजान के आखिरी चांद पर निर्भर करेगा। ईद के महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो ईद उल फित्र को रोजों की इबादत पूरी होने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग यानी कि ज़कातुल फित्र अदा करते हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगा करके मुबारकबाद देते हैं और खुशियां बांटते हैं। वहीं पर इस्लामी त्यौहार चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं, इसलिए भारत में स्थानीय चांद देखने के बाद ही अंतिम घोषणा की जाती है। धार्मिक संगठनों और फिर इमामों की ओर से चांद की तस्दीक के बाद ही तारीख की पुष्टि होगी। KDV लाइव आपसे अपील करता है कि त्योहारों को आपसी भाईचारा, अमन और फिर सौहार्द के साथ मनाएं, जहां हम आगे भी चांद से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ये क्यों कहा कि हमारे तो 6 बच्चे हैं, आपको कौन रोक रहा है। दरअसल बात यह है कि भाजपा नेता नवनीत राणा 4 बच्चे पैदा करने की वकालत कर रही है। वे हिंदुओं से अपील कर रही है कि सभी हिंदुओं 4 बच्चे कम से कम पैदा करो। मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, आप 4 बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं। अब इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरे तो 6 बच्चे हैं, आपको कौन रोक रहा है, आप भी कीजिए। दरअसल बात यह है कि AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी ने भाजपा नेता नवनीत राणा के 4 बच्चे पैदा करने के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि आपको कौन रोक रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरे खुद के 6 बच्चे हैं। उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन तेलंगाना में ये नियम बदल दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि करो ना भाई, कौन रोक रहा है आपको। वहीं पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या पर बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR बहुत गिर चुका है। मुसलमानों का TFR सबसे ज्यादा घटा है, हालांकि हिंदुओं के बराबर नहीं हुआ है, लेकिन जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या को ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या 2069-2070 तक स्थिर होगी और मुसलमानों की जनसंख्या भी स्थिर हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 30 से 40 साल में करीब 50% आबादी वृद्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास अगले 20 से 22 साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने का मौका है और सुपर पावर बनने का अच्छा चांस है, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर भाजपा नेता नवनीत राणा ने हाल ही में हिंदुओं को कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करने के लिए कहा था। राणा ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे नहीं पता है कि वे मौलाना है या फिर कोई और, लेकिन उसने कहा कि उसके 19 बच्चे हैं और 4 पत्नियां हैं, लेकिन वे 30 बच्चों की संख्या पूरी नहीं कर पाया। जब वे बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं, तो फिर हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट हो जाए? हमें भी तो 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जम करके निशाना साधा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज शहर कलटेक चौक से पूर्वपाली होते हुए एमजीएम चौक तक सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन इस सड़क पर पैदल चलने वाले राहगीरों की सुरक्षा को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। ना तो फुटपाथ बनाया गया है, ना ही स्पीड ब्रेकर और ना ही जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था की गई है। इसका नतीजा ये है कि रोजाना राहगीर और फिर स्कूली बच्चे हादसों का शिकार हो रहे हैं। ये सड़क शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, जिसे लोग उत्तर दिनाजपुर रोड के नाम से भी जानते हैं। यही सड़क बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है, जिस कारण यहाँ पर दिन रात भारी गाड़ियों के साथ तेज रफ्तार बाइक और ऑटो का दबाव बना रहता है। जहाँ स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 जनवरी की शाम एक दर्दनाक यहाँ पर घटना भी घटी। यहाँ पर 13 वर्षीय छात्रा खुशी तिवारी को एक तेज रफ्तार ट्रिपल लोडिंग बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी और बाइक चालक मौके से एमजीएम चौक की ओर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जहाँ घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क की खतरनाक स्थिति को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय और फिर नगर परिषद के चेयरमैन को लिखित आवेदन दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी अब तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और न ही प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और फिर दुकानदारों का कहना है कि सड़क चौड़ी तो कर दी गई, लेकिन सुरक्षा इंतजाम न होने से अब ये दुर्घटना का केंद्र बन चुकी है। जहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्गों और फिर महिलाओं को सड़क पार करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गई तो फिर सड़क जाम और फिर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लोगों का कहना है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है और फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस अत्यंत व्यस्त सड़क पर तत्काल सुरक्षा उपाय किया जाए ताकि आगे किसी और मासूम की जान खतरे में ना पड़े। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।